हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज अपने इस वीडियो में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 21 और 22 अगस्त 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कल देखा जाए क्लास हमारी आ नहीं पाई थी, तो हम यहां पर अपने इस क्लास में 21 और 22 यानी कि कल और आज दोनों दिन के महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर है उनको यहाँ पर समाहित करेंगे, संकलित करेंगे। इस वीडियो क्लास को एक मासिक पैकेज के रूप में डिजाइन करके रखा गया, जहां पर देखा जाए इस मासिक पैकेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के पिन कमेंट को चेक करेंगे तो वहां से आपको इस मासिक पैकेज का लिंक मिल जाएगा, जिसमें डेली क्लास, वीडियो क्लास, वीपीटी के साथ साथ में एमसीक्यू टेस्ट और महीने के एंड में कंपाइल पीडीएफ भी आपको हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में प्रोवाइड किए जाते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन सी खबरें आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। उन खबरों पर चर्चा की जाए। पहली खबर क्या है? मॉस्को में इंडिया डे फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। यहाँ पर बात की जाए तो 20 से लेकर 23 अगस्त 2026 तक, यानी कि देखा जाए 20 तारीख से प्रारंभ हुआ है और ये 23 अगस्त तक मॉस्को के गोस्तिनदोर में इंडिया डे फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। बात की जाए तो फेस्टिवल का थीम क्या है? संस्कृतियों की एकता, लोगों की दोस्ती, यानी कि यूनिटी ऑफ कल्चर, फ्रेंडशिप ऑफ पीपल, ये थीम है। इसी थीम पर देखा जाए ये इंडिया डे फेस्टिवल का आयोजन मॉस्को में किया जा रहा है। मॉस्को कहां पर है? रूस में है। चलिए देखते हैं। करीब 20 विशेष जोन में योगा, शतरंज, भारतीय विवाह, नृत्य, आयुर्वेद से जुड़ी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इसमें रूस के लगभग 75 योग स्कूल एवं 200 से अधिक भारतीय तथा रूसी नर्तक पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से देखा जाए तो भारत और रूस का जो सांस्कृतिक संबंध है उसको मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से यहां पर बात की जाए तो ये इंडिया डे फेस्टिवल का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? मॉस्को में किया जा रहा है। कब से कब तक? 20 से लेकर 23 अगस्त 2026 तक। चलिए आगे देखते हैं अगली खबर क्या है। अगली खबर देखा जाए, डॉक्टर एस जयशंकर ने सिंगापुर में रखी नए भारतीय उच्चायोग की चांसरी कॉम्प्लेक्स की आधारशिला। अब ये जो चांसरी कॉम्प्लेक्स है इसकी आधारशिला कहां पर रखी गई है? सिंगापुर में रखी गई है। बात की जाए तो 19 अगस्त 2026 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सिंगापुर में नए भारतीय उच्चायोग परिसर की आधारशिला रखी है। समारोह में सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालकृष्णन भी उपस्थित रहे। यानी कि देखा जाए जो ये चांसरी कॉम्प्लेक्स था, इसके उद्घाटन समारोह में जो सिंगापुर के विदेश मंत्री हैं विवियन बालकृष्णन, वो भी उपस्थित रहे। नया परिसर भारत सिंगापुर व्यापक रणनीतिक साझेदारी के नए युग का प्रतीक माना जा रहा है। साथ ही साथ यहां पर देखा जाए तो डॉक्टर एस जयशंकर सिंगापुर में चौथी भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंचे थे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, चौथा भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहां पर? सिंगापुर में किया गया था, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा किया गया है और इन्हीं के द्वारा देखा जाए तो नया जो चांसरी कॉम्प्लेक्स है उसकी आधारशिला रखी गई है। आगे चलते हैं यूपी स्पेशल के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण पॉइंट। यूपी और जापान निवेश सम्मेलन 2026 में 3,195 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का भूमि पूजन हुआ है। यहां पर देखा जाए उत्तर प्रदेश और जापान के बीच में एमओयू हस्ताक्षरित हुआ था। उसके तहत यहां पर बात की जाए तो 3195 करोड़ रुपए की जो परियोजना है उनका भूमि पूजन किया गया है। चर्चा करें तो एक्सकॉट कुबोटा ईड़ा क्षेत्र में 2029 करोड़ रुपए की विनिर्माण इकाई स्थापित करेगी। साथ ही साथ यहां पर देखा जाए जिससे 3800 से अधिक रोजगार सृजित होंगे। बात की जाए वहीं पर जो मिंडा कॉर्पोरेशन है, ये मिंडा कॉर्पोरेशन क्या करेगी कि 1166 करोड़ रुपए की 2 परियोजनाएं स्थापित करेगी, जिनसे करीब 6440 रोजगार अवसर पैदा होंगे। यहां पर बात की जाए तो ये दोनों परियोजनाएं कुल 3,195 करोड़ रुपए की निवेश और 10,000 से अधिक रोजगार की संभावनाएं रखती हैं। ये परियोजना यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र की औद्योगिक गतिविधियों एवं आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ावा देगी। तो एक प्रकार से देखा जाए तो भारत में जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की जो औद्योगिक गतिविधियां हैं उनको बढ़ावा देने में जापान की जो कंपनियां हैं वो योगदान कर रही हैं और उनके लिए देखा जाए भूमि पूजन किया गया। कहां पर? जो ईडा क्षेत्र है वहां पर। ठीक है, चलिए अब ये जो ईडा क्षेत्र है वो कहां पर पड़ता है? ये गौतम बुद्ध नगर में पड़ता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। बिहार ने बक्सर भागलपुर के बीच में 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को मंजूरी प्रदान की है। ठीक है, यहां पर बात करें बिहार में बक्सर भागलपुर के बीच में 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा और इसकी लंबाई कितनी होगी? 336 किलोमीटर की लंबाई होगी। जो लोग बीपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके परीक्षा के लिए, मतलब उनकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। अक्टूबर माह में देखा जाए आपकी बीपीएससी की परीक्षा है। आई थिंक 25 अक्टूबर को एग्जाम है। ठीक है, बीपीएससी का जो पेपर पोस्टपोन हो गया है वो 25 अक्टूबर को है। यहां पर देखा जाए 336 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे बिहार के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों को जोड़ेगा तथा 12 जिलों की कनेक्टिविटी को मजबूती प्रदान करेगा। देखा जाए तो परियोजना का निर्माण पीपीपी मॉडल पर किया जाएगा और यह पूरी तरीके से एक्सेस कंट्रोल्ड होगा।
यहाँ पर देखा जाए बिहार मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में इस परियोजना को मंजूरी प्रदान की है। परियोजना का कार्यान्वयन बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से किया जाएगा। ठीक है, यानी कि इस परियोजना का कार्यान्वयन कौन करेगा, तो बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा किया जाएगा, जिसको बिहार मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। और ये 12 जिलों को कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। बिहार में टोटल जिलों की संख्या कितनी है, 38। ठीक है, तो 12 जिलों में कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। बक्सर से लेकर भागलपुर तक ये जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता हैं प्रदीप राय, ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए हैं। यहां पर देखा जाए वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप राय ने 822 मत प्राप्त कर जो सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल है, ठीक है, SCBA का जो अध्यक्ष पद है उसका चुनाव जीत लिया है। यहीं पर देखा जाए तो राहुल कौशिक उपाध्यक्ष बने हैं और प्रज्ञा बघेल जो है ये सचिव बनी है। चर्चा करें, अमरिंदर कुमार सिंह को कोषाध्यक्ष एवं मनीष दुबे को संयुक्त सचिव का पद मिला है। लेकिन आपको यहां पर याद रखना है कि वरिष्ठ अधिवक्ता जो प्रदीप राय हैं ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बने। नियुक्तियों के दृष्टिकोण से नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने, इनका नाम क्या है, तो इनका नाम क्या है, प्रदीप राय नाम है। चलिए आगे देखते हैं। यूक्रेन के नए रक्षा प्रमुख ने पदभार संभाल लिया है। यहां पर बात की जाए तो येवहेनी खैमरा, ठीक है, येवहेनी खमारा जो है ये यूक्रेन के नए रक्षा मंत्री के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। ये नाम याद रखिएगा, यूक्रेन के नए रक्षा मंत्री कौन बने हैं, इनका नाम याद रखिएगा। इनका नाम क्या है, येवहेनी खमारा। ठीक है, इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। जबकि उनके पूर्ववर्ती मिखाइल फोदोरोव ने युद्ध काल में नए चुनाव कराने की मांग की थी। बात की जाए तो खमारा पूर्व विशेष बल अधिकारी हैं और उनका कार्यकाल रूस के साथ जारी युद्ध के बीच में शुरू हुआ था। ठीक है, देखा जाए तो यूक्रेन में युद्धकालीन चुनाव कानूनी रूप से प्रतिबंधित है, यानी कि युद्ध काल में देखा जाए चुनाव नहीं आयोजित किया जाएगा, ये कानूनी रूप से प्रतिबंधित है। जबकि देखा जाए 57% नागरिक युद्ध समाप्त होने के बाद में चुनाव के पक्ष में है, यानी कि जब युद्ध समाप्त हो तो 57% नागरिक ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि जब युद्ध समाप्त होगा तब आप चुनाव करवाइएगा, अभी चुनाव नहीं कराएंगे। ठीक है, बात की जाए तो यह घटनाक्रम राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के सामने बड़ी राजनीतिक और शासन संबंधी दबाव को दर्शाती भी है। चलिए आगे देखते हैं। औद्योगिक कचरे से दुर्लभ मृदा तत्व निकालने के लिए ओडिशा में पायलट संयंत्र स्थापित किया जाएगा। बात की जाए तो ओडिशा में फ्लाई ऐश, रेड मड एवं दुर्लभ मृदा तत्वों से मूल्यवान पदार्थ निकालने के लिए पायलट संयंत्र स्थापित किए गए हैं। फ्लाई ऐश संयंत्र की क्षमता 50 किलोग्राम प्रतिदिन है, यानी कि 50 किलो तक जो दुर्लभ तत्व है उनको निकाला जाएगा। यहां पर बात की जाए जिसे CSIR, IMMT तथा कीट और नालकों के सहयोग से विकसित किया गया है। यानी कि जो ये दुर्लभ मृदा तत्व निकालने के लिए पायलट संयंत्र है, इस पायलट संयंत्र को बनाने में किनका किनका हाथ है, तो यहाँ पर CSR, IIMT, ठीक है, साथ ही साथ कीट और नालकों के सहयोग से उड़ीसा में स्थापित किया गया है। बात की जाए तो प्रक्रिया में एल्यूमिनियम, कैल्शियम सिलिकेट, क्वार्ट्ज और स्कैंडियम, ठीक है, स्कैंडियम युक्त दुर्लभ मृदा तत्व प्राप्त किए जा सकते हैं। रेड मड संयंत्र में फोरो टाइटोनियम मिश्र धातु, धात्विक लोहा और दुर्लभ मृदा तत्वों की प्राप्ति पर ध्यान दिया जाएगा। आगे चर्चा करते हैं, अगली खबर क्या है। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना के कवरेज 25 लाख रुपए पहुंच गया है। ठीक है, 25 लाख रुपए पहुंच गया है। पहले क्या था, ये 5 लाख रुपए था। यानी कि जो मुख्यमंत्री व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना तमिलनाडु में संचालित की जा रही थी उसमें जो कवरेज था वो सिर्फ 5 लाख था। ये 5 लाख से सीधे कितना हो गया है, ये 25 लाख हो गया है। बात की जाए तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं C. जोसेफ विजय। इन्होंने मुख्यमंत्री व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना के कवरेज को 5 लाख से बढ़ाकर 25 लाख करने की घोषणा की है। पेरम्बूर में 300 करोड़ रुपए की लागत से 400 बिस्तरों वाला बहुविशेषता अस्पताल बनाया जाएगा। साथ ही साथ देखा जाए तो मुख्यमंत्री कैंसर देखभाल मिशन के लिए 673.44 करोड़ रुपए भी आवंटित किए गए हैं, जिसमें क्षेत्रीय कैंसर केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे तमिलनाडु में। बात की जाए तो सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में रोबोटिक सर्जरी, रैखिक त्वरक, लक्षित चिकित्सा और इम्यूनोथेरेपी जैसी आधुनिक सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। ठीक है, तो आपको यहां पर यह याद रखना है कि मुख्यमंत्री व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना किस राज्य की योजना है, जिसमें जो कवरेज था इसको 5 लाख से बढ़ाकर सीधे 25 लाख रुपए कर दिया गया है। तो वो कौन सा राज्य है, वो राज्य है तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु राज्य है। चलिए अगली खबर देखा जाए क्या है, झारखंड से है। ठीक है, झारखंड से अगली खबर है। झारखंड में मिला 350 करोड़ वर्ष पुराना जीवन का प्रमाण। यहां पर देखा जाए 350 करोड़ वर्ष पहले जो जीवन का प्रमाण है वो झारखंड से मिला है। बात की जाए तो पूर्वी सिंहभूम में
जो भीतरदाढ़ी गांव है, यहां से 3.5 अरब वर्ष पुराना, यानी कि लगभग 350 करोड़ साल पुराना चट्टानों में जीवन के रासायनिक संकेत मिले हैं। बात की जाए तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसके वैज्ञानिकों ने त्रिशोता चौधरी के नेतृत्व में शोध किया, जिसमें PNAS पत्रिका में प्रकाशित किया गया। PNAS जो पत्रिका है उसमें प्रकाशित किया गया शोध को। बात की जाए तो शोध में माइक्रोबियल मैट के जीवाश्म अवशेषों की पहचान लेजर रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी तथा कार्बन विश्लेषण से जुड़ी हुई है। भीतरदाढ़ी की चट्टानों की सटीक आयु अगर हम बात करें तो ये लगभग 3.497 अरब वर्ष निर्धारित हुई है, जो प्रासंगिक पृथ्वी पर जीवन के अध्ययन को महत्वपूर्ण बनाता है। यानी कि जो प्रारंभिक पृथ्वी पर जो जीवन था उसका जो अध्ययन है उस दृष्टिकोण से भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है, जो झारखंड का पूर्वी सिंहभूमि है वहां पर देखा जाए 350 करोड़ वर्ष पहले पुराने जीवाश्म यहाँ पर मिले हैं, और साथ ही साथ यहाँ से जो पाषाण है उन पाषाणों से जो जीवन है प्रारंभिक जीवन पृथ्वी पर उसके साक्ष्य मिले हैं। चलिए अगली खबर पर चर्चा करते हैं। भारत फिलिस्तीन विकास साझेदारी में 200 बिस्तरों वाला भारतीय अस्पताल का शिलान्यास किया गया है। यहां पर देखा जाए जेनिन और रामलल्लाह में 200 बिस्तरों वाला भारतीय सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का शिलान्यास किया गया है। विदेश मंत्रालय की सचिव श्री प्रिया रंगनाथन एवं फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री मोहम्मद मुस्तफा ने इस समारोह में भाग लिया था। बात की जाए तो अस्पताल परियोजना के लिए दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है, जिसमें देखा जाए ट्रामा सेंटर भी स्थापित किया जाएगा। ठीक है, एक प्रकार से देखा जाए तो भारत हाइफनेशन डिहाइफनेशन का जो पॉलिसी है उसको अपनाता है फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में। हम लोग फिलिस्तीन का भी उतना यहाँ पर देखा जाए समर्थन करते हैं। ठीक है, बात की जाए तो भारत और फिलिस्तीन ने रोजगारोन्मुख कौशल, तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते भी हस्ताक्षरित किए हैं। ठीक, तो एक तरीके से देखा जाए तो भारत फिलिस्तीन में रोजगार उन्मुख कौशल भी प्रदान करेगा, साथ ही साथ तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण मुहैया कराने में महत्वपूर्ण रोल निभाएगा, और क्षमता निर्माण में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते ज्ञापन भी भारत के द्वारा हस्ताक्षरित किए गए हैं फिलिस्तीन के लिए। आगे देखते हैं अगली खबर क्या है। अमित शाह तमिलनाडु में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। यानी कि जो दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक है, इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा? इसका आयोजन किया गया है तमिलनाडु में। बात की जाए तो दक्षिण क्षेत्रीय परिषद 31वीं बैठक तमिलनाडु के मामल्लापुरम के निकट आयोजित होगी, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा की गई। बात की जाए तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय इस बैठक के उपाध्यक्ष रहे। ठीक है, एक चीज याद रखिए, जो क्षेत्रीय परिषद होती है इसकी जो बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? हमेशा इसकी बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? जो गृह मंत्री होते हैं उनके द्वारा की जाती है। ठीक है, और इसके उपाध्यक्ष कौन होते हैं? तो संबंधित राज्य जहां पर इसका आयोजन किया जा रहा है उसके जो मुख्यमंत्री होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं। बैठक के दौरान अंतर राज्य परिषद सचिवालय के द्वारा बैठक का जो आयोजन है ये अंतर राज्य परिषद सचिवालय के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें दक्षिणी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य प्रतिनिधि पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ पर बात करें तो क्षेत्रीय परिषद राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत गठित वो एक वैधानिक निकाय है, और इनके जो सुझाव होते हैं वो सलाहकारी प्रकृति के होते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा कि जो क्षेत्रीय परिषद होता है इनका गठन किसके तहत किया गया? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो था 1956 को उसी के तहत किया गया था, और एक ये वैधानिक निकाय है। ठीक है, वैधानिक निकाय है, साथ ही साथ जो इसकी सलाह होती है वो यहाँ पर देखा जाए जो सुझाव होता है वो सलाहकारी प्रकृति की होती है, अनिवार्य नहीं होती है, सलाहकारी होती है। चलिए आगे देखते हैं। चंद्रमा से स्पेसएक्स के रॉकेट के मलबे के टकराने से बना 60 फीट चौड़ा गड्ढा। यहाँ पर देखा जाए जो स्पेसएक्स का रॉकेट था ये जाकर चंद्रमा से टकराया था और वहां पर एक क्रेटर बन गया। क्या बन गया? क्रेटर बन गया है, जैसे आप इमेज में देख सकते हैं। यहाँ पर बात की जाए तो 5 अगस्त 2026 को स्पेसएक्स फॉल्कन रॉकेट का ऊपरी हिस्सा लगभग 5400 मील प्रति घंटे की गति से चंद्रमा से जाकर टकराया था। नासा के लूनर रिकॉग्निजेंस ऑर्बिटर से टक्कर स्थल के पहले और बाद की स्पष्ट तस्वीरें ली गई हैं। यहाँ पर बात की जाए टक्कर से लगभग 60 फीट चौड़ा और 10 फीट से कम गहरा नया गड्ढा बन गया है। गड्ढे से निकली चमकीली धारियां सतह के भीतर मौजूद ताजा चट्टानों और मिट्टी के बाहर आने को दर्शाती है। यानी कि ये जो आप देख सकते हैं जो टकराया था, टकराने के बाद ये जो धारियां हैं, धारियां ये बताती हैं कि जो सतह है, सतह के नीचे जो चट्टान है वो अभी नई नई है। ठीक है, आगे देखते हैं अगली खबर क्या है। विवादित दक्षिणी चीन सागर में चीन ने एंटीलोप रीफ पर सैन्य अड्डे के पहले चरण का निर्माण पूरा कर लिया है। यहां पर देखा जाए तो चीन ने पार्सेल द्वीप समूह, ठीक है, जो पार्सेल द्वीप समूह है इसके विवादित एंटीलोप रीफ पर कृत्रिम द्वीप निर्माण का पहला चरण पूरा कर लिया। ये एक कृत्रिम द्वीप बनाया गया है। ठीक है, कृत्रिम द्वीप
बनाया गया है। बात की जाए तो लगभग 6 किलोमीटर लंबे इस कृत्रिम द्वीप पर हेलीकॉप्टर पैड एवं अन्य निर्माण कार्य शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर देखा जाए इसमें लगभग 680 मीटर लंबी जेट्टी तथा संभावित रनवे के लिए 3 किलोमीटर से अधिक का जो सीधी तटरेखा है वो दर्शाई गई है। बात की जाए तो विशेषज्ञों के अनुसार यह क्षेत्र ताइवान संघर्ष की स्थिति में चीन के सैन्य एवं निगरानी क्षमता को बढ़ा सकता है, जबकि चीन इसे नागरिक उपयोग की परियोजना बताता है। चीन कहता है कि हम इसको नागरिक उपयोग के लिए बना रहे हैं, लेकिन उसका जो मेन उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है, वो सबको पता है कि इसको किस वजह से बनाया जा रहा है। जब ताइवान पर अटैक करेगा और अल्टीमेटली ताइवान को कब्जाने का प्रयास चीन करेगा ही करेगा। भविष्य में चीन ताइवान को कब्जाने का पूरा प्रयास करेगा और उस पूरे प्रयास में ये जो एंटीलोप द्वीप है ना, एंटीलोप द्वीप पर जो कृत्रिम रीफ बनाया जा रहा है, ठीक है, कृत्रिम द्वीप बनाया गया है जो, ये द्वीप आपके चीन के लिए, ठीक है, चीन के लिए देखा जाए तो एक सामरिक उसको एज प्रदान करेगा, जो जिसका उपयोग वो सैन्य क्षमताओं को विस्तृत करने के लिए एवं निगरानी क्षमता को बढ़ाने के लिए जरूर करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर चीन का क्या तर्क है? दुनिया तो विशेषज्ञ तो ये कह रहे हैं कि जो ताइवान है, ताइवान संघर्ष के दौरान चीन अपनी सैन्य तथा निगरानी क्षमता बढ़ाएगा, लेकिन चीन कह रहा है कि हम इसका प्रयोग तो सिर्फ नागरिक यूज के लिए कर रहे हैं। ठीक, चलिए अब आते हैं कुछ प्रश्न पर, जिन प्रश्नों का उत्तर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। पहला प्रश्न क्या है? इंडिया डे फेस्टिवल 2026 का आयोजन कहां पर किया गया? सेंट पीटर्सबर्ग, गोस्ती इंदौर, मॉस्को, मॉस्को क्रेमलिन या फिर नई दिल्ली। आगे चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 2 है, यूपी जापान निवेश सम्मेलन 2026 में कुल कितने करोड़ रुपए की परियोजनाओं का भूमि पूजन किया गया? 2029 करोड़ रुपए की, 1166 करोड़ रुपए की, 3195 करोड़ रुपए की या फिर 4500 करोड़ रुपए की। क्वेश्चन नंबर 3 है, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप राय ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अध्यक्ष पद का चुनाव कितने मतों से जीता है? 722, 822, 922 या फिर 1022। क्वेश्चन नंबर 4 है, बक्सर भागलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी होगी? 236 किलोमीटर, 286 किलोमीटर, 336 किलोमीटर या फिर 386 किलोमीटर। और अंतिम सवाल है, झारखंड के भीतर दाढ़ी गांव के निकट जो चट्टाने हैं वहां से सटीक आयु, उनकी सटीक आयु कितनी निर्धारित की गई है? ऑप्शन ए कह रहा है 2.497 अरब वर्ष, बी कह रहा है 3.97 अरब वर्ष, सी कह रहा है 3.497 अरब वर्ष या फिर डी कह रहा है 4.097 अरब वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो प्राचीन चट्टाने हैं उनसे जो जीवन के प्रमाण मिले हैं वो कितने वर्ष पुराने बताए गए हैं। ठीक है, तो आपसे इस क्लास में देखा जाए 5 सवाल पूछे गए और जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे उन करंट अफेयर पर चर्चा की गई है। इस क्लास की क्लास पीडीएफ और पीपीटी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। साथ ही साथ देखा जाए जो एमसीक्यू होगा उसको आप ऐप पर जाकर अटेंड कर सकते हैं। क्लास जब आप कंप्लीट करिएगा तो क्लास के एंड में आपको डन जरूर लिखना है। डन का मतलब यही होता है कि जो आपकी क्लास है वो क्लास आज की होती है कंप्लीट। ठीक, तो इन्हीं सब बातों के साथ ये आज की क्लास हमारी होती है यहीं पर कंप्लीट। कल संडे को हम लोग फिर से मिलते हैं, जो हमारे करंट अफेयर की पॉइंट्स हैं, कीवर्ड्स पर, उन पर चर्चा करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, सारी बातों पर हम लोग अपने कल की क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।